हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे सेशन में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चंस, जो कि हम करेंगे सारे सेक्शन ए, बी और सी। कौन कौन से क्वेश्चन उसमें हैं और कौन कौन से कंसेप्ट उसमें लगेंगे, तो हम करेंगे सारे सेक्शन कंसेप्ट बाय कंसेप्ट। तो बने रहिए हमारे साथ और सॉल्व करिए सारा सैंपल पेपर। मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ फिजिक्स के सारे क्वेश्चन। चलिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी इन द पेशेंट टीथ। जो हमारे दांत में कैविटी होती है और डेंटिस्ट उसे चेक करता है, तो कौन सा मिरर जो है यूज करता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या कोई भी स्फेरिकल मिरर कर सकते हैं। तो आपको पता है, जब डेंटिस्ट उसे देखेगा तो चाहेगा कि कैविटी का साइज उसे बड़ा दिखे ताकि वो ढंग से उसे देख पाए, ताकि वो ढंग से उसे ऑब्जर्व कर पाए। तो कौन सा ऐसा मिरर है जो कि साइज को बढ़ाता है? तो प्लेन मिरर, आपको पता है प्लेन मिरर तो साइज को सेम रखता है, मैग्निफिकेशन 1 होता है इसका। और कॉन्वेक्स मिरर भी आपका जो होता है वो डिमिनिश्ड इमेज देता है आपको। तो कौन सा ऐसा मिरर है जो आपको मैग्नीफाइड इमेज देता है? तो दैट इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर आपको जो है मैग्नीफाइड इमेज दे सकता है। तो ये जो इसमें आंसर होगा वो होगा आपका कॉनकेव मिरर। तो डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं टू सी द कैविटी इन यूर टीथ। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसका आंसर भी दिया गया, सी आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सैंपल पेपर का? विच डायग्राम शोज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन बाय अ कन्वर्जिंग लेंस। जो एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन स्क्रीन पे होगा, कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है? तो आपने रे डायग्राम पढ़ा होगा, तो हम रे जो है कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें चेक करना है। तो देखिए, पहला जो है यहां पर लिखा है कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, स्ट्रेट रे जो आ रही है यहां से मूव होके फिर 2f से जा रही है। लेकिन आपको पता है जो स्ट्रेट रे आती है पैरेलल टू द एक्सिस, वो सारी की सारी रे f से पास होती है, फोकस से पास होती है। तो ये डायग्राम गलत है, ये तो सही नहीं हो सकता। सिमिलरली यहां पे देखें तो यहां पे भी जो स्ट्रेट रे आ रही है वो 2f से पास हो रही है, ये भी गलत है, यहां से पास नहीं हो सकती, इसे f से पास होना पड़ेगा, तो ये भी गलत है आपका। यहां पे देखें तो ये सही हो सकता है क्योंकि स्ट्रेट रे यहां से आ रही है, फोकस से पास हो रही है, सही है। दूसरी रे जो आ रही है ऑप्टिक सेंटर से डायरेक्टली स्ट्रेट पास हो गई। तो आपको पता है कोई भी रे जो ऑप्टिक सेंटर से पास होती है वो स्ट्रेट चली जाती है, तो ये डायग्राम सही हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। यहां पे जो स्ट्रेट रे आ रही है यहां से पास हो रही है, सही है। और ये जो रे आ रही है यहां से एब्रप्टली मूव कर गई, तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि रे जो यहां से आ रही है एब्रप्टली ऐसे मूव कर जाएगी, ये गलत है डायग्राम। तो ये डायग्राम भी गलत है आपका। तो सही ऑप्शन आपका जो होना चाहिए वो सी ऑप्शन होना चाहिए। सी जो मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ये ऐसे जो है इमेज बनाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज यहां पर बनेगी, जो कि मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज बन रही है इस केस में। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। इनमें से कौन सा जो है एक पैरेलल बीम लाइट का दे सकता है जबकि एक पॉइंट सोर्स से इस पे लाइट इंसिडेंट करी जाए? तो कौन जो है पैरेलल बीम दे सकता है? पहला है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल है। कॉनकेव मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे तो रे जो है ऐसे जा सकती हैं, तो इट इज पॉसिबल, कॉनकेव मिरर दे सकता है। कॉनकेव मिरर दे सकता है। कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस भी दे सकता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखें आप फोकस पे, मान लीजिए, तो ये रे पैरेलल हो जाती है, आपको पता है, ऑप्टिक सेंटर से तो स्ट्रेट पास हो जाएगी। और अगर ये फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये रे जो है टकराने के बाद फिर यहां से पैरेलल हो जाती हैं, तो ये भी एक पैरेलल दे सकता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेने चाहिए हमें। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बाकी ऑप्शन भी चेक कर लें। कई बार क्या होता है, जब बाकी ऑप्शन आप चेक करते हैं तो आपको कई सारे और आइडिया आ जाते हैं जो आप सोच रहे होते हैं। कई बार आपको नई चीज देखने को मिलती है, कई बार ऐसा होता है कोई ऑप्शन जो है और भी अच्छा आपको मिल जाता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं चार ऑप्शन। कॉन्वेक्स मिरर तो पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर पे अगर आप रखेंगे तो यहां से पैरेलल बीम मिलना इज नॉट पॉसिबल, है ना। यहां से रे आएगी तो यहां चली जाएगी, तो ये तो नहीं दे सकता पैरेलल बीम। इसका फोकस इस तरफ होता है तो यहां तो आप ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होता तो पैरेलल बीम मिलता, लेकिन फोकस पे आप रख नहीं पाएंगे क्योंकि फोकस जो है इसका अगर अदर साइड को होता है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्वेक्स मिरर नहीं हो सकता यहाँ पे। कॉनकेव लेंस तो सही। कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में भी जो है पॉसिबल नहीं है। यहां पर कॉनकेव लेंस में पॉइंट सोर्स से पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। टू पैरेलल मिरर 90 डिग्री, ये भी नहीं होगा। कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट है। तो वी शुड हैव आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 में कॉनकेव मिरर में अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है तो आपको पैरेलल बीम दे सकता है। उसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस अगर है और आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया तो आपको पैरेलल बीम
मिल सकता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर ए हमारा सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। कंसिडर द दीज इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। ग्लास का 1.52 है, एयर का 1.0003 दिया हुआ है, वाटर का 1.333। बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दीज मटेरियल अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट अमंग देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमें यहां पर स्पीड ऑफ लाइट बतानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है, म्यू जो हमारा होता है, म्यू हमारा होता है म्यू हमारा जो होता है वो होता है सी बाई वी। तो सी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, वी जो है उस मीडियम में लाइट होती है। तो अगर मान लाइट की स्पीड होती है, अगर मान लो वी जो है हमारा लाइट का स्पीड उस मीडियम में जो है वी है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा। तो अगर हमें वी निकालना है तो हम लिख सकते हैं यहां से वी इक्वल टू सी बाई म्यू। सेम फॉर्मूले से मैं म्यू को अगर नीचे ले जाऊं, वी को इधर ले आऊं, तो वी सी बाई म्यू। तो आपकी जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वो सी बाई म्यू होगा। तो सी हमारा जो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, तो सेम होगा सबके लिए। लेकिन म्यू अगर अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी उस मीडियम में अलग अलग होगी। अब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका वी कम होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे वी इक्वल टू सी बाई म्यू है। तो अगर म्यू ज्यादा होगा तो वी कम होगा, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो यहाँ म्यू ज्यादा किसका है? ग्लास का है। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम ग्लास में होगी। उसके बाद वाटर है, उससे ज्यादा वाटर में होगी, और सबसे ज्यादा एयर में होगी। तो सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो हमारी एयर में होगी, फिर हमारी वाटर में होगी, और फिर ग्लास में। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो उनमें गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत है सारे ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। तो अगर आपको म्यू पता है तो यू कैन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला v इक्वल टू सी बाय म्यू। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन से ड्राइव हुआ है, स्नेल्स लॉ से ड्राइव हुआ है। तो इसका आंसर हमें सी दिया हुआ है, तो करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ वायलेट लाइट एट इंसिडेंट ऑन द सेम एंगल ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ अ प्रिज्म from the air medium and produce the angle of refraction r and v respectively, which of the following is correct? देखिए आपने प्रिज्म पढ़ा होगा। प्रिज्म में जब आप लाइट भेजते हैं तो आपकी लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट कर जाती है। रिफ्रैक्ट करने के बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। तो बताइए यहाँ पे 7 कलर कैसे आते हैं? 7 कलर कौन से होते हैं? तो आपको पता होगा 7 कलर जो होते हैं वो विबग्योर होते हैं, VIBGYOR। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये वायलेट कहां से शुरू होता है? सबसे पहला कलर तो यहां से शुरू होता है, ये वायलेट होता है, फिर इंडिगो आता है, फिर ब्लू आता है। तो ये विबग्योर जो है ऐसा कुछ बनता है आपका, राइट। अब यहां पे ये बोल रहा है कि जब आपने लाइट भेजी तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, सॉरी, इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो किसका ज्यादा होगा? रेड का ज्यादा होगा या वायलेट का ज्यादा होगा? तो यार देखो, ये लाइट आ रही है तो वायलेट वाला नीचे आ रहा है, यहां पर है ना, वायलेट वाला सबसे नीचे है। तो इसका इंडेक्स जो, अगर इसका जो आपका जो आर है वो सबसे ज्यादा आएगा, इसका आर सबसे ज्यादा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो रेड है वो सबसे ऊपर है, तो रेड वाले का सबसे कम आएगा, है ना, रेड वाला यहां कहीं होगा। तो रेड वाले का सबसे कम हमारा इंडेक्स आएगा। ठीक है, तो अगर हम रेड वाले कलर को यहां पे लिखें, वायलेट वाले को यहां पे लिखें, तो इनका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है रेड वाले का काफी कम होगा आर डैश, और वायलेट वाले का काफी ज्यादा होगा। तो हम जो यहां पे लिख सकते हैं कि रेड वाले का ज्यादा होगा, सॉरी वायलेट वाले का ज्यादा होगा, और रेड वाले का, सॉरी वायलेट वाले का ज्यादा होगा, रेड वाले का कम होगा, यानी कि ये ऑप्शन। तो वायलेट वाले का ज्यादा होना चाहिए, रेड वाले का कम होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां से हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले भी हैं जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे उसको निकालने का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वो डी ऑप्शन है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे वायलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड होता है हमारा। अभी आगे और क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड आएगा, तो आपको ध्यान रखना है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा बनता है ये। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द अबव फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है यह बताना है। वन स्मॉल बॉक्स इन द फिगर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये छोटा बॉक्स दिया हुआ है, इसका कोई भी डायमेंशन अगर आप लेंगे, ये वाला या फिर ये वाला, तो इसे 1 सेंटीमीटर अज्यूम करना है। ओके, तो यहां पे हम देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, द मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन प्लस। तो पहले तो देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ कहां पर है, फोकल जो है यहां पर है। तो फोकल लेंथ जो है यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो फोकल लेंथ कितनी है, अगर हम फोकल लेंथ निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ आपका जो होता है
पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये 3 बॉक्स के बराबर है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है। तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जो सी तक का डिस्टेंस है वो 6 बॉक्स के बराबर है, तो वो 6 सेंटीमीटर होगा। आपको पता है वैसे भी कि आर जो होता है 2f के बराबर होता है, तो आर हमारा 2f के बराबर होता है, तो आर हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो हमें आर पता चल गया, एफ पता चल गया। अच्छा, तो ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f पे रखा हुआ है तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी? आपने पढ़ा होगा कॉनकेव मिरर के केस में, अगर ऐसा आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी इमेज जो है सेम जगह पे सी पर ही बनती है, इन्वर्टेड बनती है। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और सी पर बनेगी और सेम साइज की बनती है ना। तो सेम साइज की बनेगी, तो ऑप्शन देखिए क्या है, मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो आपको पता है यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होता है, अगर आप कोई भी अगर आप डिस्टेंस जो है इंसिडेंट रे से अपोजिट मेजर करते हैं तो नेगेटिव माना जाता है। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे इधर को होंगी, फोकल लेंथ आप पोल से फोकस की तरफ को मेजर करेंगे, यानी उल्टा मेजर कर रहे हो तो माइनस आएगा, तो फोकल लेंथ शुड बी -3 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर पूछेगा तो -6 सेंटीमीटर बोलेंगे। तो उसने बोला फोकल लेंथ इज -6, तो ये गलत है, फोकल लेंथ -3 होना चाहिए। फिर बोला था मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3, ये सही है, एंड विल प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, ये भी सही है, क्योंकि आपका जो इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा, तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव और इक्वल साइज का है तो 1 होगा, तो -1 शुड बी द मैग्निफिकेशन, तो ये करेक्ट है हमारा। ओके, अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -3, ये करेक्ट है। विल प्रोड्यूस अ इमेज ऑफ +1 मैग्निफिकेशन, ये गलत है, +1 नहीं होगा, -1 होगा मैग्निफिकेशन। मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -6, ये तो गलत है, फोकल लेंथ आपका -6 नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो केवल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना। तो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस घुमा के पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, है ना। क्वेश्चन वही बेसिक कंसेप्ट पे होंगे, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पूछे जाएंगे, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, तो इसका आंसर भी बी है, हमारा आंसर करेक्ट है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ सा लग रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ ये है, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है, ये ग्लास है पूरा, इंसिडेंट रे यहां से आ रही है और फिर यहां पे आके बेंड कर जा रही है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब। ये हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब है, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल आई कितना है, राइट। अब देखिए यहां पे आपको पता है ये जो रे जो है ना रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां जा रही है, स्ट्रेट जा रही है पहले तो ये, और कहां जा रही है, ये सेंटर पे जा रही है। तो अगर ये सेंटर पे जा रही है तो यहां पे कितना एंगल, ये रेडियस हो गया एक तरह से ये रेडियस हो गया, तो रेडियस यहां पे कितना एंगल बनाएगी, यहां पे जो एंगल बनाएगी ये 90 डिग्री बनाएगी, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे नॉर्मल कहां होगा, तो नॉर्मल भी यही होगा, नॉर्मल भी 90 डिग्री पे होता है। तो मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कितना होगा बताओ। नॉर्मल भी ऐसी है और ये वाली रे भी ऐसी जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा हमारा सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो 0 डिग्री हो जाएगा। अब अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आपको पता है साइन ए बाई साइन आर होता है, तो यहाँ पे जो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, क्योंकि 0 डिग्री पे जब आप कोई भी रे डालते हैं तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चली जाती है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होता है, यहाँ पे रे जो होती है वो स्ट्रेट चली जाती है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 होगा तो रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, इसलिए इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड आल्सो बी 0 डिग्री। तो आंसर हमारा सीधा सा हो जाएगा 0 डिग्री। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन मुश्किल तब होता अगर आपसे पूछता कि यहां पे बताओ क्या क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, तो मुश्किल हो जाता। तो यहाँ पे नहीं पूछा उसने, यहाँ पे पूछा है, तो इट इज इजीली हम लोग कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर बी होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो प्रिज्म आ गया एक बार दोबारा, अभी हमने प्रिज्म का डिस्कस किया था, दोबारा एक बार क्वेश्चन आ गया, व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एज शोन इन द below figure, in which of the following diagram dispersion after dispersion the third color from the top of the spectrum is the color of the sky। तो भाई स्काई का कलर क्या होता है ना, स्काई का पहले कलर क्या होता है, स्काई का कलर विबग्योर में से अगर आपसे पूछूं कौन सा कलर होता है तो ब्लू होता है ना, तो ब्लू कलर होता है स्काई का। तो ये पूछ रहा है कौन सा जो
डायग्राम है उसमें तीसरा कलर टॉप से ब्लू होगा, टॉप से ब्लू होगा। तो मान लो ये वाला हम केस देखें, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था भी कि रे आपकी रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे बनाती है विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसे करके आएगा। तो यहाँ से नीचे से तीसरा ब्लू आ रहा है, मेरे को ऊपर से तीसरा ब्लू चाहिए, ऊपर से तीसरा ब्लू, तो इसमें तो नहीं आएगा। इस केस में अगर आप देखोगे तो ये रे आपकी जो है, आप देखो यहाँ पे रे जो है ना टुवर्ड द बेस बेंड कर रही है, बेस है इसका, तो रे जो है बेंड की तरफ को वायलेट बनाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रे ऐसे आ रही है, तो ये इधर को बेंड करेगी इसके बेस की तरफ को, तो यहाँ पे जो वायलेट कलर बनेगा सबसे नीचे इधर बन जाएगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर GYOR। तो यहाँ पे हो सकता है आपका कि थर्ड कलर जो है आपको ब्लू मिले, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं, दोबारा लिख देता हूं। यहाँ पे देखो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो यहाँ पे तीसरा कलर ब्लू मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे जो रे बेंड करेगी नीचे को बेंड करेगी, तो नीचे से फिर विबग्योर बनना शुरू होगा, तो नीचे से तीसरा कलर ब्लू होगा, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपकी रे जो है टुवर्ड द ये बेस, ये माना जाएगा इस केस में। रे आपकी जो है ऐसे बेंड करेगी, यहां से बनना शुरू होगा विबग्योर, तो नीचे से तीसरा कलर ब्लू होगा, यहां भी नीचे से तीसरा ब्लू था, केवल इस वाले ऑप्शन में ऊपर से तीसरा ब्लू था। तो यानी हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, तो आंसर इसका सेकंड यानी कि बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सब में जो है अपोजिट है, तो हमारा आंसर ये होगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, कई बार ये ऑप्शन भी उल्टा कर देते हैं, मान लो सेकंड वाला को फर्स्ट में ए में डाल देते हैं और थर्ड वाले को बी में डाल देते हैं, तो आपको ये वाला करना है सेकंड जहां पे भी होगा, मान लो सी ऑप्शन में सेकंड है तो आंसर हमारा सी होगा, ना कि बी। ऐसी गलती बच्चे कर देते हैं कई बार, आप अगर OMR भर रहे हो या कुछ और कर रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं उसको बी भर देते हैं, लेकिन बी मान लो सेकंड ऑप्शन सी में दिया हुआ तो सी भरेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है तो हमें 2 चूज करना है ना, ठीक है जी। तो 2 हमारा बी में है, ओके बच्चा। चलिए तो आंसर एक बार चेक भी कर ले, बी आंसर, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट, ओके। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो इसमें आपको चॉइस भी दी हुई है, 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो कोई बात नहीं, हम लोग सारे करेंगे अभी। तो ये कह रहे हैं पावर ऑफ द लेंस इज -5 डायोप्टर। तो ये लेंस कैसा लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, कॉन्केव लेंस है और फोकल लेंथ -50 है या कॉन्वेक्स है, ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो आपकी फोकल लेंथ होंगी ये आपको निकालनी है। तो चलो चेक करते हैं एक बार। पावर आपकी -5 डायोप्टर है, -4 डायोप्टर है। आपको पता है जो फोकल लेंथ होती है या पावर जो होती है 1/f होती है, 1/f, ठीक है। लेकिन f जो होता है वो मीटर में होता है, तो आपका फॉर्मूला ये बनता है 1/f इन मीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो फॉर्मूला बनेगा पावर इक्वल टू 100/f, अगर आपका f सेंटीमीटर में है। तो अगर आपको f निकालना है सेंटीमीटर में तो यू कैन राइट 100/पावर, 100/पावर। तो फोकल लेंथ हमारी निकलेगी 100/पावर से निकलेगी। अब यहाँ पे पावर कितनी है आपकी -4 डायोप्टर, तो ये हो जाएगा 100/-4 यानी कि -25, और यूनिट क्या हो जाएगी, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो ये सेंटीमीटर में आएगा, है ना, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था हमने, तो ये सेंटीमीटर आया, तो -25 सेंटीमीटर। अब 25 तो आ गया, तो ये कौन सा लेंस है, अगर माइनस फोकल लेंथ आ रही है, कौन सा लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कन्वर्जिंग की या डाइवर्जिंग की, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, बिल्कुल सही। ये जो लेंस होगा आपका ये जो है एक कॉन्केव लेंस होगा, ठीक है। कॉन्केव लेंस की जो पावर होती है या फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉन्केव लेंस। तो आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, पावर जब भी आपको दी हुई डायोप्टर में, तो या तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो मीटर में आ जाएगा फोकल लेंथ, और अगर आप ऐसे निकालोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर या तो आपका आंसर होता है या फिर 0.25 मीटर आंसर होता, -0.25 मीटर। यहां पे क्या लिखा है 25 मीटर, ये आंसर नहीं हो सकता, -0.25 होगा, ओके। चलिए ओके बच्चा पार्टी, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रेज फ्रॉम अ सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक कॉन्केव मिरर के 15 सेंटीमीटर पे वो कन्वर्ज हो रहा है, सन से जो रे आ रही हैं। तो वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो दो चीजें दी हुई है यहाँ पे कि सन से जो रे आ रही हैं, सन से जो रे आ रही हैं वो इसके कितने आगे कन्वर्ज हो रही हैं, 15 सेंटीमीटर आगे कन्वर्ज हो रही हैं। तो इससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये क्या चीज है, ये
सन से जो रे आती है वो इन्फिनिटी से रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है। तो पैरेलल रे जहां पे कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां से पैरेलल रे कन्वर्ज होती है उसे हम बोलते हैं फोकस। तो इसका जो फोकस है वो यहां पर है, यानी इसकी जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। तो ये कंक्लूजन आपने पहली स्टेटमेंट से निकाल लेना है ना। ये जो है, ये जो दी हुई है आपको कि सन से जो रे आ रही हैं वो यहां पे आके मिल रही हैं, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि कॉन्केव जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ये दूसरा देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूं ताकि मेरा साइज ऑफ द इमेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के हो। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर मैं इसके 2f पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। अभी देखा था हमने यहां पर, इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ये वाला, है ना। तो यहां पे हमने देखा था कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखता हूं तो इक्वल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो उसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इक्वल इमेज कब बनाएगा, कहां पे मैं उस ऑब्जेक्ट को रखूं। तो अगर मैं उसे सी पे रखूंगा तो मेरा जो है इक्वल इमेज बनेगी। तो सी जो होगा वो कितना होगा, 2f के बराबर होता है। तो 2f का मतलब 30 सेंटीमीटर, तो यानी मैं 30 सेंटीमीटर पे अगर रखूंगा तो ये सी हो गया। तो यहां पे मैं अगर रखूंगा तो मेरी इक्वल साइज की वो बनेगी। तो ये बोल रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज द आंसर। तो इसका आंसर ये होगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। 15 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मोर देन 30 नहीं हो सकता। तो ए शुड बी द आंसर। आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, ऑलरेडी आ गया आंसर। तो आंसर इज ए। तो ए हमारा आंसर होगा। देखा, कंसेप्ट वही है, 2-3 कंसेप्ट ही बार बार घूम घूम के आ रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बस 2-3 कंसेप्ट आपको समझने हैं, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज फॉर्म्ड बाय अ लेंस 3 टाइम द साइज ऑफ द फ्लेम एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि एक तो आपकी जो इमेज बन रही है रियल इमेज वो 3 गुना बन रही है फ्लेम के साइज के, फ्लेम के साइज से 3 टाइम्स इमेज बन रही है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होगा वो 3 होगा। अब +3 या -3, तो 3 टाइम्स अगर बन रही है तो एनलार्ज इमेज कौन बनाता है यहाँ पे, ये लेंस, कौन सा लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा ये इस केस में। अगर आपकी रियल इमेज बन रही है, रियल भी होनी चाहिए और एनलार्ज होनी चाहिए, तो ये केस जो होगा आपका एक कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है जो इन्वर्टेड इमेज बना रहा होगा 3 टाइम्स। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो इन्वर्टेड इमेज होगी, तो मैग्निफिकेशन विल बी -3 लेना चाहिए हमें, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस में पॉसिबल है ऐसा बन रहा होगा। ओके, अब ये बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन, ये तो हमने कर लिया, ऊपर वाला डाटा यहां तक ले लिया। डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। तो आपका जो डिस्टेंस है u है वो 80 है। अब क्या लेंगे, -80 लेंगे, है ना। हम ये 80 माइनस का लेंगे, ठीक है। आपको पता है लेंस के आगे जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो माइनस आता है डिस्टेंस हमेशा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, 1 मिनट, 3 टाइम द साइज ऑफ द फ्लेम एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज। ओके, इमेज का डिस्टेंस 80 दिया हुआ है तो उसको v ले लेंगे यार, ये गलत है। v जो होगा हमारा वो 80 होगा, और इमेज क्योंकि उस साइड को, अपोजिट साइड को बन रही होगी। आपको पता है लेंस में जो इमेज बनती है एनलार्ज वो ऐसे केस में बनती है ना। तो ये ऐसा केस होगा आपका, तो अदर साइड को बनेगी तो प्लस लेंगे, +80 सेंटीमीटर, राइट। एंड ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इमेज इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। तो u निकालना है आपको, u कितना होगा, है ना। तो यार ये इजी है, ये लेंस है। आपको पता है लेंस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, m का जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, वो होता है v/u। अब यहाँ पे आपको m पता है -3 है, आपको v पता है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, तो आपको u निकालना है बस। तो u हमारा जो आएगा -80/3 आ जाएगा। नेगेटिव आना चाहिए वैसे भी, क्योंकि u आपका जो होगा इधर को होगा, तो u जो है नेगेटिव होगा, और v जो है टुवर्ड द रे मेजर करेंगे तो v पॉजिटिव आएगा। तो -80/3 वुड बी द राइट आंसर। 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक ही आंसर है जो -80/3 है, तो डी शुड बी द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमारा, यस, डी इज द राइट आंसर। तो आंसर हमारा डी होगा। तो यहाँ पे केवल हमें क्या यूज करना पड़ा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ा, थोड़ा लेंस की जो इमेज फॉर्मेशन के कंसेप्ट होते हैं वो यूज करना पड़ा कि कौन सा लेंस ये होगा,
तो पहले हमने देखा यार रियल इमेज बन रही है और मैग्नीफाइड इमेज, तो ये तो पॉसिबल कब हो सकता है, जब ये कॉन्वेक्स लेंस हो, है ना। फिर हमने देखा कि हमें देखा पड़ा कि m का वैल्यू पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, तो उसमें क्या देखना पड़ा, हमें देखना पड़ा कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इस केस में अगर एनलार्ज इमेज बन रही है तो इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव होगा, ये हमें देखना पड़ा। फिर हमें v का साइन क्या ले, प्लस ले या माइनस ले, तो हमने देखा यहाँ पे कि v जो होता है इस केस में वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपकी जो इमेज बन रही होगी लेंस के अदर साइड बन रही होगी, तो हमें पॉजिटिव लिया। तो ये आपको लेंस की बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस कौन कौन सी इमेज बनाता है, कब कब कैसे कैसे इमेज बनाता है, कॉनकेव लेंस कैसे कैसे इमेज बनाता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे इमेज बनाते हैं। ठीक है जी, ओके चलिए अगला क्वेश्चन है, while looking at the above diagram nullly concluded the following। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक देखेंगे आपको ये मिरर लगा हुआ है जो कि कॉनकेव मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे ड्रॉ कराई गई है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर यहाँ पे हिट कर रही है, मतलब ये रे यहाँ से यहाँ जा रही होगी, लेकिन इसे पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम है और ये आपका फोकस है, ऑब्जेक्ट जो है सेंटर और कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। ओके, अब देखिए क्या बोल रही है, क्या कंक्लूजन निकलेगा यहाँ पे, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा हुआ है ना, सी और एफ के, तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल तो नहीं बनेगी। इस केस में वर्चुअल तब बनती है अगर एफ के आगे होता, तो यहाँ पे हमारी इमेज वर्चुअल होगी क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये जो रे आपकी गई है ये सेम डायरेक्शन में वापस आएगी। तो सेम डायरेक्शन में वापस कब आ सकती है, अगर ये रे यहाँ पे परपेंडिकुलर हिट करे, परपेंडिकुलर हिट करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल आल्सो बी 0। तो यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री पे हिट करे तो ये वापस आ जाएगी। तो देखो ये रे जो है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हुई दिख रही है, अगर हमने एक्सटेंड किया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे अगर आ रही है तो आपको पता है कोई भी रे अगर सी से पास होती है तो मिरर पे परपेंडिकुलर गिरती है, तो इस पे परपेंडिकुलर अगर गिरेगी तो वापस आ सकती है सेम डायरेक्शन में, तो करेक्ट है ये, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड अगर हमने सी और एफ के बीच में रखा हुआ है ये, तो ये रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ये करेक्ट है। आपको पता है सी और एफ के बीच में इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल बनती है। दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड हेंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये कॉनकेव मिरर है और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो कॉनकेव दिख ही रहा है ये। फोकल लेंथ आप कैसे मेजर करते हैं, आप पोल से और एफ की तरफ को मेजर करते हैं, तो आप इंसिडेंट रे से अपोजिट आ रहे हैं तो फोकल लेंथ विल बी ऑब्वियसली नेगेटिव। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट तो करेक्ट है नहीं, तो फर्स्ट वाले सारे हम हटा देंगे, तो हमारा आंसर विल बी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखिए अगर आपको केवल ये इंफॉर्मेशन पता होती, पहला वाला अगर आपने गलत कर दिया कि पहला वाला गलत है, भाई अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको ये पता है कि सी और एफ के बीच में तो रियल इमेज बनती है, तो ये पहला वाला गलत है। अगर ये गलत है तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तीनों में फर्स्ट दिया हुआ है, तो आंसर ये डायरेक्ट ही आ गया, तो बहुत ईजी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार आपको फायदा हो जाता है, अगर आपको कुछ सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता, सारे आपको पॉइंट नहीं पता, तो आप पर्टिकुलर पॉइंट से भी एलिमिनेट करके सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है जो आपको यूज करनी है। ओके, चलिए आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन, इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम में डायग्राम है, लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू द डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट मीडिया है, यहाँ पे मीडियम 1 से 2 में गई, फिर 3 में गई, फिर 1 में दोबारा चली गई। तो ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट ऑब्जर्व, इट इज नोटेड बाय साइंटिस्ट दैट एंगल 1 एंड 3 आर इक्वल, ये वाला एंगल 1 और 3 बराबर है, एंड 4 भी बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर है, और 2 और 1 बराबर है, ये 2 और 1 बराबर है आपस में। अच्छा नहीं, 1 बड़ा है, सॉरी बराबर नहीं है, 1 जो है बड़ा है 2 के कंपैरिजन में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमें बताना है। ओके, तो देखो यार यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा जो है ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स आपको यूज करनी पड़ेगी इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अगर देखो ये एंगल 2 है, ये मीडियम आपके पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल 2 और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ये जो है अल्टरनेट एंगल है ना, ये जो लाइन है दोनों को
ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किए हैं, ये लाइन इन दोनों को काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एंगल है तो ये एंगल 2 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर ये एंगल 3 है, ये एंगल अगर 3 है तो ये एंगल भी 3 के बराबर होगा। आई डोंट नो 4 क्यों लिखा हुआ है, ये 3 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3 बट इट डेंसिटी इज इक्वल टू मीडियम 2। अच्छा, मीडियम 2 इज रेयरेस्ट, 3 इज डेंसर, 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम बट द मीडियम 2 इज डेंसर। तो हमें देखना है कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयरर है, ये चेक करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये रे यहां से 1 से इसमें गई, तो यहां पे जो एंगल कौन सा बड़ा है, एंगल 1 बड़ा है, तो ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है, यानी रे किधर को बेंड हुई है, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे हमारी जो बेंड हुई है टुवर्ड द नॉर्मल, क्योंकि एंगल कम हो गया। तो टुवर्ड द नॉर्मल कब बेंड होती है, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो यानी सेकंड जो मीडियम है हमारा, ये पहले से तो डेंसर है, यानी इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 जो है μ1 से ज्यादा है, ये हमने निकाल लिया, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये, आगे ये कह रहा है कि अब यहां से रे यहां चली गई 2 से 3 में, तो ये एंगल 2 है और ये 3 है। अब 3 एंगल किसके बराबर है, 3 एंगल जो है 1 के बराबर है, तो ये एंगल जो है 1 के बराबर है, तो 3 एंगल 1 के बराबर है, यानी इसके बराबर है, और 2 एंगल तो ये है। अब बड़ा कौन सा था, 2 और 1 में कौन सा बड़ा था, 2 और 1 में 1 बड़ा था, तो यानी 3 बड़ा होगा 2 के मुकाबले, यानी ये 3 जो एंगल है ये बड़ा होगा 2 के कंपैरिजन में, तो ये एंगल बड़ा है, मतलब रे जो है हमारी अब की बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड की है। किधर को बेंड की है, क्योंकि एंगल ज्यादा है तो रे किधर को बेंड कर गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल अगर बेंड की है तो कौन सा मीडियम होगा, ये मीडियम हमारा रेयरर मीडियम होगा, तो यानी थर्ड वाला जो है वो सेकंड से रेयरर है, तो सेकंड के मुकाबले थर्ड का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कम आएगा, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड विल बी लेस एज कंपेयर टू μ2, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अच्छा, अब यहां पे देखें अगर, तो ये एंगल 3 है और ये एंगल 3 एंगल किसके बराबर है, 3 एंगल 1 के बराबर है, तो इसको 1 भी लिख सकता हूं मैं, ये एंगल 1 है, और एंगल 4 हमारा वो भी 1 के बराबर है, तो ये हमारा जो है एंगल 1 के बराबर है, ठीक है। ओके ओके, तो यहां पे जो एंगल है, ये वाले एंगल दोनों बराबर आ गए है ना, क्योंकि ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो यानी रे जो है हमारी अनडेविएटेड मूव कर गई। अनडेविएटेड मूव करने का मतलब यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ कुछ भी, तो इसका मतलब क्या है, दोनों मीडियम क्या है हमारे, दोनों मीडियम सेम होंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है ना, तो ये रेयरर है ना डेंसर है। हमने देखा कि कभी डेंसर था तो टुवर्ड द नॉर्मल करी, और रेयरर था तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करी, लेकिन यहां पे अगर बेंट ही नहीं करी तो इसका मतलब मीडियम कैसा है, ये दोनों मीडियम सेम है, तो 3 और 1 जो है सेम है, तो 3 और 1 का इंडेक्स इन दोनों का सेम है, तो इन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 और 1 का सेम है। अच्छा, तो 3 और 1 का सेम है, 2 का ज्यादा है, तो हम लिख सकते हैं μ2 इज मोर देन μ1 विच इज इक्वल टू μ3, तो ये दोनों बराबर है, μ1 और μ3, और μ2 उससे ज्यादा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, मीडियम 1 इज डेंसर देन मीडियम 3, मीडियम 1 इज डेंसर, नहीं, मीडियम 1 डेंसर नहीं है, क्योंकि μ1 इसका कम आ रहा है, तो ये गलत है। मीडियम 2 इज रेयरेस्ट, ये भी गलत है। मीडियम, क्योंकि आपका देखना μ2 उसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा रेयरेस्ट नहीं हो सकता ये, है ना। मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, ये भी गलत है, 3 और 1 तो डेंसर नहीं है, माने 3 और 1 तो बराबर है, तो 3 तो डेंसर नहीं हो सकता 1 से। मीडियम 3 एंड 1 आर सेम, 1 एंड 3 आर सेम, हाँ हो सकता है, बट 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3, बट 2 इज डेंसर, यस ऑब्वियसली μ2 इसका ज्यादा आ रहा है, तो ये डेंसर है एज कंपेयर टू 1 एंड 3, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा डी आ जाएगा। लेट अस चेक द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देखा, तो यहाँ पे पूरा जो है पूरे का पूरा कंसेप्ट यूज हुआ है, कहीं पे भी हमने कोई अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, हमने स्नेल्स लॉ नहीं लगाया, उसके बिना ही हमने सॉल्व किया। तो अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, अगर आपको फंडामेंटल पता है रेयरर डेंसर मीडियम कैसे कैसे रे बेंड करती है, आपके अगर मैथमेटिक्स सही है, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65। ये ग्लास के टाइप होते हैं, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, है ना, तो एक ग्लास है ये फ्लिंट ग्लास है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.65 दिया हुआ है, तो म्यू जो है 1.65 दिया हुआ है, किसका, ग्लास का। मैं फ्लिंट नहीं लिखता, मैं ग्लास लिख देता हूं, ठीक है। दूसरा क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल समझते होगे आप लोग, इथेनॉल, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है, राइट। अब ये कह रहा है
व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, हमें ग्लास का इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल के। तो आपको पता है जब हम रिलेटिव इंडेक्स किसका रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, अगर हम ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल तो इनको डिवाइड करना होता है, माने म्यू जी बाय म्यू ए करना होता है ना। तो ऐसा केस जब हम करेंगे इसको सॉल्व करना होगा 1.65 डिवाइड बाय 1.36 ये करना होगा आपको। तो हमारा इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। अगर एल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछता तो उल्टा करते, लेकिन ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल पूछा है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं यार, मैथमेटिक्स सब तो आ गए, तो सॉल्व करेंगे तो 136 165, तो 1 टाइम चला जाएगा। ऑप्शन कैसे दिए मैं आपको, ऐसे दिए मैं, तो 1 से तो ज्यादा आएगा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा पहले, आई थिंक ये भी गलत हो जाएगा, बहुत पास है 1 के। लेट अस चेक, फिर भी 136 आएगा। अब 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 15 में से 6 गया तो 9 आया, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2 बचा आई थिंक। फिर यहाँ पे 0 कर देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 136 का 2 टाइम करेंगे तो 2 टाइम करेंगे तो 272 आना चाहिए, तो ठीक है 2 टाइम चला जाएगा, 18 बचेगा यहाँ पे मेरे ख्याल से, है ना, 80 और 90। फिर 0 कर देंगे यहाँ पे तो 1 टाइम चला जाएगा, लगभग लगभग हमारा 1.21 के आसपास आंसर आना चाहिए, यानी कि बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट हमारा बेस था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको वो कंसेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते थे। ओके, चलिए आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। बी आंसर हमारा आ रहा है, यस यहां पे आंसर बी आ रहा है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिलो लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm इज प्लेस्ड। ये 2 mm का ऑब्जेक्ट इसके आगे प्लेस किया गया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, पोल से, पोल मतलब यहाँ पे एक्चुअली ऑप्टिक सेंटर लिखना चाहिए, पोल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि मिरर में जो, सॉरी लेंस में जो है हम ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, पोल नहीं बोलते हैं यूजुअली। तो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल है ये। तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, तो आपको क्या पता है, यहाँ पे फोकल लेंथ पता है, कैसा लेंस है ये, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव हो जाएगी +10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट पता है आपको कितना है, 2 mm। डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द पोल पता है आपको, ऑप्टिक सेंटर से डिस्टेंस आपका u पता है आपको, u कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर, u नेगेटिव होगा है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो यहां से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। आपको बताना फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, है ना। तो ये डायग्राम अगर ना भी देता तब भी आपको निकालना था कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज पहले ध्यान से देखो, ये जो रखा हुआ है ये फोकस के, फोकल लेंथ आपकी है कितनी 10 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितना है ऑब्जेक्ट का 5, तो ये ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो एक वर्चुअल इमेज बनेगी और एनलार्ज इमेज बनेगी। तो आपका जो हाइट ऑफ द इमेज आएगा वो ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो आपको पता है यहाँ पे कि आपको u पता है, f पता है, ठीक है। तो हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, पहले हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है इस फॉर्मूला, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन हमारा जो होता है v/u होता है, v/u। तो पहले हम लोग u तो हमें पता है, हम लोग v निकाल लेते हैं। तो v निकालने के लिए पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u = 1/f, यही होता है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, मिरर में नहीं आता, मिरर में प्लस आता है। ओके, अब v कितना है यहाँ पे, v हमारा दिया हुआ है, v हमें निकालना है। u कितना दिया हुआ था, u दिया हुआ था -5, है ना, ये u है, इसको u कर देते हैं, u है ये u, राइट। तो u हमारा -5 है, तो भाई यहाँ -5 पुट कर देता हूँ। f कितना है, f है +10, तो f को +10 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया आपका, ठीक है। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो +5 हो जाएगा, +1/5 यहाँ जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/v = 1/10 - 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो -1/10 विच इज -10, तो v हमारा जो है -10 आ गया। तो v -10 आ गया। अब मैग्निफिकेशन जो होता है v/u होता है, तो -10/u, u कितना था -5 था, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका 2 आ गया मैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो हाइट ऑफ द इमेज होगी वो डबल होगी, है ना, हाइट ऑफ द इमेज डबल होगी, क्योंकि m क्या होता है हमारा, m हमारा इक्वल टू होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर m होता है, तो ये हमारा 2 आ गया। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 mm है, तो ये 2 mm है, तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी,
हाइट ऑफ द इमेज हमारी हो जाएगी 4 mm, 2 इंटू 2 यानी कि 4 mm हमारी हाइट ऑफ द इमेज। तो ये जो इमेज बनी है ये डबल हाइट की बनेगी, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है। कुछ किताबों में यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, एम की जगह जैसे हमें यहाँ पे क्या पता था, हमें यहाँ पे एफ पता था और हमें यू पता था, तो वी और यू की जगह पे उस फॉर्मूले को यू और एफ की जगह यू और एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, या वी और एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ शॉर्टकट दिया हुआ है, हालांकि रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, आपका आंसर 4 mm आ रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर सी। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यस, सी इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेक्शन सी आ गया है, फिर यहां पे चॉइस दी गई है आपको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फिजिक्स का क्या है। हम फिजिक्स के देखने के क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं, नूर अ यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टी ऑफ अ लाइट इन हर साइंस प्रोजेक्ट। तो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था नूर, सी केप्ट कर रही थी, सी केप्ट एक्स इनसाइड द बॉक्स, उसने एक्स को इनसाइड द बॉक्स रखा एज शोन इन द फिगर। ये एक्स है, कुछ चीज है, ये मे बी लेंस है या मिरर है या कुछ भी है, उसको यहाँ पे रखा और उसने एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ लेजर पॉइंटर मेड लाइट रेज पासेस थ्रू द होल ऑन वन साइड, यहाँ पे होल बनाया, होल से लाइट पास करी और फिर वो रे यहां से बाहर निकल गई। तो सी हैड एन स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन टू सी द स्पॉट ऑफ द लाइट बीइंग कास्ट दे इमर्ज। तो उसने यहाँ पे बटर पेपर लगा के देख लिया कि रे कैसे निकल रही है बाहर। तो उसने देखा कि रे ऐसे भेज रहे हैं, तो ये पैरेलल रे जा रही हैं और यहां से भी पैरेलल बाहर निकल रही है, ठीक है। रे 1 है, रे 1 ऐसे निकल रही है, रे 2 जो है बिल्कुल ऐसे निकल रही है, बस थोड़ा सा जो रे है ये अपने पाथ से थोड़ा सा ऊपर चली गई, ये ऐसे बाहर निकलती तो यहां कहीं निकलती है ना, अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहां कहीं निकलनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चली गई। तो ऐसा कब पॉसिबल है ना। तो लेट अस सी, देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है वो। पहला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी एक्स, एक्स क्या हो सकता है। कन्वर्जिंग लेंस हो सकता है, पैरेलल स्लाइड ग्लास हो सकती है, ट्राइंगुलर प्रिज्म हो सकता है, या प्लेन मिरर हो सकता है। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर मान लो कन्वर्जिंग लेंस होता तो रे आपकी ऐसे पॉसिबल नहीं है कि पैरेलल की पैरेलल चली जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। पैरेलल साइड ग्लास ब्लॉक हो सकता है, अभी चेक करेंगे। प्लेन मिरर अगर होता तो रे वापस आ जाती, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है ना, या फिर रे जो है कुछ और एंगल पे बेंट होकर चली जाती, तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा डिफिकल्ट है। ट्राइंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिज्म में आपने पढ़ा था कि रे आपकी जो होती है वो बेंड कर जाती हैं, ऐसे बेंड कर जाती हैं, है ना, ऐसे करके आपकी विबग्योर करके बेंड कर जाती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। पैरेलल साइड ग्लास में ये हो सकता है। देखिए ग्लास जो होता है ना आपका, तो ग्लास में क्या होता है, रे आपकी जब यहां से आती है तो इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, एयर टू ग्लास जा रही है, तो ये बेंड करेगी किधर को, टुवर्ड द नॉर्मल, तो ऐसे बेंड कर जाएगी, यहां पे आ जाएगी। और फिर दोबारा जब ये ग्लास टू एयर जाएगी तो दोबारा ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे जो होती है, सॉरी, ये जो रे होती है आपके दोबारा इसके पैरेलल हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। जैसे ये रे आपकी यहां से आ रही थी, इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो यहां पे आएगी, लेकिन ये रे शिफ्ट होके फाइनल रे यहां से निकलेगी। तो या तो फाइनल रे हमारी जो होगी, कट, तो फाइनल रे हमारी जो होगी वो इनिशियल रे जो हमारी जा रही थी उसके पैरेलल बाहर निकलेगी। तो जो अगर रे मान लो आपकी 1 यहां से आ रही तो 1 यहां से पैरेलल इसके बाहर निकल सकती है। तो यानी यहां पे जो केस है, अगर आप 2 रे भेजोगे तो 2 रे पैरेलल बाहर निकल जाएंगी। तो यानी आंसर यहां पे होना चाहिए, वो होना चाहिए पैरेलल स्लाइडेड ग्लास ब्लॉक। यहां पे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपकी जो रे हैं वो ऐसे अगर आ रही है तो ऐसे करके बाहर निकल जाए, ये पॉसिबिलिटी केवल यहां पर ही बन सकती है, राइट। तो आंसर इसका होना चाहिए बी। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, यस, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन आर नॉट करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं और वो भी नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं, इसमें बेस्ड कई सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसी पैराग्राफ पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो सेक्शन सी है, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर बोथ द रेज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स टू बी 48.6 डिग्री। आई थिंक ये डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। तो ये मेजर करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉक्स इज 48.6। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 48.6 डिग्री है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इनसाइड द बॉक्स वाज, म्यू हमारा 1.5 था, ग्लास होगा ये, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना। तो ग्लास स्लैब जो रखी हुई है उसके अंदर, उसमें आर की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे हम स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे। आपका जो ऐसे रे जा रही है, आपको आई पता है,
आपको आर निकालना है, आपको आर कैलकुलेट करना है, ये आर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, म्यू जो होता है वो साइन आई बाई साइन आर होता है, आपको पता है साइन आई बाय साइन आर इज म्यू। तो यानी कि साइन आर हमारा हो जाएगा साइन आई अपॉन म्यू। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 48.6 डिग्री। तो साइन 48.6 कितना दे रखा है इन्होंने, 0.75। आपको तो पता नहीं, आप निकाल नहीं सकते, हम लोग साइन 48 की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते थे, तो उन्होंने दे दी यहां पे क्वेश्चन में 0.75। और म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ग्लास है आपका। तो 1.5 से अगर आप काटोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो साइन आर 1/2 आ गया। तो साइन आर 1/2 का मतलब आर कितना होना चाहिए, आर कितना होना चाहिए, आर शुड बी 30 डिग्री। बिल्कुल सही है, आर हमारा 30 डिग्री होगा भाई। तो आर यहाँ पे 30 डिग्री होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 30 डिग्री। 30 डिग्री देख लो कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 300 लिखा है, 30 डिग्री होगा एक्चुअली, 30 डिग्री। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। लेट अस चेक, यस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एक और हमने चीज निकाल ली। अगला सेम उस पर बेस्ड है। तो नूर की जो फ्रेंड है, सी नोटेड दैट फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन। तो उसके फ्रेंड ने ये ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्व किया। पहला, अब देखो मैं बताना कौन सा सही होगा, है ना, लास्ट में लिखा है कि कौन सा इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हो सकता है, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। तो हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो आपकी जो रे थी वो एंगल ऑफ आर जो है आपका कम आया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका कम आया था ना, यहाँ पे आर आपका 30 आया है, इंसिडेंट एंगल 48 था। तो ये ग्लास हमारा कैसा मीडियम हुआ, फिर डेंसर हुआ, क्योंकि रे टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर रही है, आर आपका कम है आई के मुकाबले। तो ये रेयर तो नहीं है, डेंसर है। आपको वैसे ही पता है ग्लास डेंसर होता है, तो पहला वाला तो गलत है ऑब्जर्वेशन। दूसरा, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद सेम वेलोसिटी। एयर और ग्लास जो है लाइट को सेम वेलोसिटी से पास होने देते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अगर सेम वेलोसिटी दोनों में होती तो दोनों का म्यू सेम होता, और अगर दोनों का म्यू सेम होता तो रे आपकी बेंड नहीं करती। जैसे आपने क्वेश्चन देखा था ना, वो थर्ड मीडियम में बेंड नहीं करी थी वहां पे, तो यहां पर रे आपकी बेंड ही नहीं करेगी अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आ रहा है, रे बेंड कर रही है, उसका मतलब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, उसका मतलब दोनों की वेलोसिटी भी अलग है। आप आपने पढ़ा था v इक्वल टू c बाय म्यू होता है। तो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अगर ये अलग है म्यू, तो v भी अलग अलग ही होगा। तो यानी कि ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये बोल रहा है कि सेम वेलोसिटी से पास हो रही है, ये गलत है, सेम वेलोसिटी नहीं हो सकती है। फिर इसने ऑब्जर्व किया एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास, ये सही है, एयर जो है एक्चुअली ऑप्टिकली रेयरर होगी। आपने भी देखा है कि एंगल आपका आई का ज्यादा था, तो ये रेयरर मीडियम है आपका। स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द डेंसर मीडियम इज फास्टर देन द रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डेंसर मीडियम में कम होती है, क्योंकि ये म्यूज का ज्यादा होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम होती है। ये कह रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज फास्टर, ये गलत है, डेंसर मीडियम में फास्टर नहीं हो सकती। तो ये ऑब्जर्वेशन गलत है नूर की फ्रेंड का। The ratio of sine of angle of incidence in the first medium to the ratio of sine of angle of refraction in the second medium gives the refractive index of the second material with respect to first। तो ये आपका जो है म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होता है, आपको पता है म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो वही ये बोल रहे हैं कि जो साइन आई बाय साइन आर का रेशो है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द रेशो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम, ये जो रेशो है ये क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, जैसे आपने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा ये 1.5 देगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये करेक्ट है, यहाँ पे जो है म्यू आएगा आपका। और अगर मान लो दो मीडियम अलग अलग हैं तो म्यू 1 बाय म्यू 2 आएगा, तो वहां पे जो है विद रिस्पेक्ट टू आता है ना, विद रिस्पेक्ट टू आता है। तो यहाँ पे हमारा उस केस में म्यू 2 बाय म्यू 1 आता, राइट। अगर मान लो यहाँ मीडियम अलग होता है, 2 होता, ये 1 होता, तो यहाँ पे म्यू 2 बाय म्यू 1 आ जाता, रिलेटिव इंडेक्स आ जाता है इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो ये ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट है। तो दो ऑब्जर्वेशन करेक्ट हैं, दो गलत हैं हमारे, तीन गलत हैं, दो सही हैं, यानी कि तीसरा और पांचवा सही है। तीसरा और पांचवा यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी ऑब्जर्वेशन गलत हैं। तो यहां पे आंसर हमारा डी होगा। लेट अस चेक द आंसर, इट इज डी, यस वी आर करेक्ट। ओके, एक और क्वेश्चन से बेस आया, इफ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स इज मेड ऑफ अ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 तो क्या होगा। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1.5 से कम कर दें
ग्लास की जगह कुछ और मटेरियल ले लें तो क्या होगा, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रे विल बी लेस, लेटरल शिफ्ट विल बी मोर, लेटरल शिफ्ट विल रिमेन सेम, देयर इज नो एनफ इंफॉर्मेशन। लेटरल शिफ्ट का मतलब क्या है, अभी आपने देखा था कि रे आपकी जो ऐसे आ रही थी वो थोड़ा सा ऐसे चली गई, तो इसमें जो डिफरेंस आता है इसको हम लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये बोल रहा है कि लेटरल शिफ्ट में क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर हम यहां पे इंडेक्स को कम करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो क्या होगा, पहले अगर मान लो इंडेक्स 1.5 था तो आपकी रे यहां पे ज्यादा बेंड कर रही होगी। अब यहां पे क्या होगा, मान लो अपने इंडेक्स को 1.3 कर दिया इसका, तो रे कम बेंड करेगी। कम बेंड अगर करेगी तो क्या होगा, दोनों केस में चेक कर लो, है ना, दोनों केस चेक कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये 1.3 है, ये 1.5 है। 1.5 में रे ज्यादा बेंड करेगी, ये रे आ रही है, यहां पे भी रे आ रही है, बेंड कर रही है, यहां पे रे बेंड करी ऐसे, ज्यादा बेंड कर गई, है ना, और यहां पे कम बेंड करेगी तो ये थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, तो यहां से बाहर निकलेगी, फिर दोबारा बेंड करेगी तो इसके पैरेलल बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, ये जो शिफ्ट होगा ये बहुत कम आएगा। और यहाँ पे ज्यादा बेंड कर जाएगी तो ज्यादा बेंड करेगी तो ये यहां से बाहर निकलेगी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा काफी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम में दोनों बनाऊं, जैसे मान लो ये वाला डायग्राम था, मान लो ये 1.5 के लिए मैंने डायग्राम बनाया, सॉरी इसको मैं रब कर लेता हूं। ओके, मान लीजिए एक केस में 1.5 था तो रे ऐसे आई और ज्यादा बेंड कर गई और यहां से फिर बाहर निकली। एक केस में कम बेंड करेगी, कम बेंड अगर करेगी तो ये रे ऐसे जा रही थी, थोड़ा सा ऐसे निकलेगी। तो ये केस किसका है, 1.5 का। ये वाला केस नया जो बनाया 1.3 का है मान लो, तो यहां पर रे ऐसे निकलेगी, सॉरी ऐसे निकलेगी। तो दोनों केस में आप देखोगे ये ओरिजिनल रे थी, ओरिजिनल रे कहां जा रही थी, ओरिजिनल रे यहां जा रही थी। तो 1.3 वाली रे यहां पे निकली है, 1.5 वाली यहां पे निकली है। तो इस केस में जो लेटरल शिफ्ट है वो इतना है 1.3 में, 1.5 में इतना लेटरल शिफ्ट हुआ है। तो ज्यादा शिफ्ट कहां पे हुआ है हमारा, ज्यादा शिफ्ट हमारा हुआ है 1.5 के केस में। तो अगर आप इफेक्टिव इंडेक्स बढ़ा देंगे तो हमारा लेटरल शिफ्ट क्या होगा, लेटरल शिफ्ट विल बी मोर। तो हमारा लेटरल शिफ्ट विल बी मोर, तो लेटरल शिफ्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप कम कर देंगे, यहां पे क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कर दिया तो लेटरल शिफ्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आंसर शुड बी ए। तो ए आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ए ही था वहां पे दिया हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और भी कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट। और आप हमें डिफरेंट हमारे चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो भी हम आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।